हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मैं इसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए वापस से आपके सामने अरिहंत के सैम्पल पेपर 12 लेकर के आया हूं, जो कि अनसॉल्व सैम्पल पेपर होता है। उनके आज हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सैम्पल पेपर 11 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, जहां पे मैंने हर एक सेक्शन को पार्ट वाइज बताया है, ताकि आपको समझने में कोई भी दुविधा ना क्रिएट हो। अब यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे सैम्पल पेपर 12 के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग यहाँ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया हुआ है और आपको एलसीएम निकालना है, और जो 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने का क्या होता है। देखो, A इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं और आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इससे आपको देखने को मिलेंगे ही एग्जाम में, लेकिन एमसीक्यूज में मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 नंबर तो हम लोग को दिया हुआ है 306 और 657। अब ये दोनों को हम लोग को इंटू करना है। अब यहाँ से एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो अगर हम एचसीएफ को इस तरह भेज देते हैं तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे एचसीएफ 9 दिया हुआ है, इसका मतलब है आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो एलसीएम आपका निकल जाएगा। अब याद रखिएगा, मैथ हम लोग को तो आते सभी मैथ है, आप लोग सभी मैथ बना लोगे अगर आपको समय दिया जाए बहुत सारा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा समय नहीं होता, आपके पास मात्र 3 आवर होते हैं और 3 आवर में आपको टोटल जितने भी 38 क्वेश्चंस होते हैं, 39 क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आपको सॉल्व करने होते हैं मात्र 3 आवर में। तो आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करना है कि आप कम समय में कैसे उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ आपको कैलकुलेशन पे अपना ध्यान रखना है। अगर आप कैलकुलेशन ठीक से कर पाओगे, अगर आप हर चीज़ को डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस अच्छे से कर पाओगे, तो आपका जो समय है वो कम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग का कैलकुलेशन में ही लगता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको आप डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे जो 1 मिनट का काम है आप उसको 5 मिनट में ना करो, इसलिए कैलकुलेशन जल्दी करना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों कट रहा, जी हाँ कट रहा। 9 के टेबल में चला गया 1 बार में, और 9 के टेबल में चला गया 27 आता है 3 बार में, और बचा 36 4 बार में, 34 बार में चला गया। अब देखो 34 इंटू 657, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका सारा यूनिट डिजिट 8 है। अगर सबके यूनिट डिजिट अलग अलग होते, यूनिट डिजिट लास्ट वाले डिजिट अगर सबके अलग अलग होते तो और आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि अब 4 7 जा 28 आता है ना, तो लास्ट में 8 होना चाहिए, तो आप जिसमें 8 होता है आप टिक लगा के आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखने को है ना कि सभी में 8 है। सीबीएसई वाले, अरिहंत वाले ने बहुत चालाकी से क्वेश्चन बनाया है। इसका मतलब बच्चे ये आसानी से ना कर पाए, मतलब यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मल इतना ही क्वेश्चन है, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, तो आई होप मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना तो इसका ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, 2 2 3 3 8, इसका जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/12। मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो हम करेक्ट क्वेश्चन गेस कर रहे हैं ना, करेक्ट आंसर मतलब उस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर गेस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी x/12 है, और जो हम गेस नहीं कर पा रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होगा कि जो चीज़ हम गैस कर रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी, और जो चीज़ गैस नहीं किया बचा हुआ प्रोबेबिलिटी, अगर हम वो दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू 1 आता है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी इवेंट का, और जो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने नहीं लिया है नॉट इवेंट, इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हमने गैस किया है वो है x/12, और जो हमने गैस नहीं किया है वो है 2/3। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना, आप एलसीएम ले लो। 12 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, तो 12 के टेबल में 12 1 बार में तो 1 इंटू XX, और 3 के टेबल में 12 4 बार में तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये 12 चला गया उस तरफ, तो x इज इक्वल टू इधर 12 हो गया, 12 1 जा 12, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया,
तो x का वैल्यू क्या निकल गया बच्चों, 4 निकल गया। तो क्या 4 ऑप्शन में है, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देख लो 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा समय कोशिश करना ना लगे, नहीं तो 1 मिनट लगाओ बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है कि 2 पॉइंट्स है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 दिया हुआ है, तो p के वैल्यू निकालने हैं आपको। तो सीधा सा बात है, ये x1 होगा तो ये y1 और ये x2 होगा तो ये y2। तो ये दोनों के डिस्टेंस आपको दिए हुए हैं। तो एक बात याद रखना कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो जो भी डिस्टेंस है उसका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये एक कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट्स है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है, जो डिस्टेंस है, वो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 यूनिट। तो यहाँ पे ए बी का जगह 5 पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे x2 1 है और y1 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है 0 है और माइनस y1 कितना है p है, तो 0 माइनस p का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ 5 रहने दो, या फिर आप एक काम करो इस रूट को इस तरफ भेज दो, तो ये रूट इस तरफ आके 5 का स्क्वायर हो गया। 1 में से 4 गया -3 का आप स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, प्लस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता और माइनस p का आप स्क्वायर करोगे तो p आएगा। ठीक है, मतलब p स्क्वायर आएगा। वो अगर माइनस में है, अगर आप उसका स्क्वायर करते तो वो प्लस हो जाता है, पता होना चाहिए आपको ये बातें। अब ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 9 इधर आ गया तो माइनस हो गया और इधर p स्क्वायर हो गया। ये दोनों को माइनस करो 16 निकल गया p स्क्वायर। देखो p स्क्वायर क्या निकल गया, 16 निकल गया। अब आप स्क्वायर को उधर भेजोगे तो 16 किसका रूट होता है, 4 का रूट होता है बच्चों। इसका मतलब है p का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन ये स्क्वायर जब उधर जाएगा ना तो ये प्लस में भी वैल्यूज आएंगे और माइनस में भी वैल्यूज आएगा। बताओ कोई ऑप्शन में है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो गया, प्लस और माइनस। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता अगर यहाँ पे स्क्वायर, तो सिर्फ 4 पे टिक करके हम लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आया है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू भी देगा और साथ में ये नेगेटिव वैल्यू भी देगा। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। बोला है व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स इफ 3 पीसेस ऑफ timber 42, 49, 63 long have to divided into planks। मतलब आपको टिम्बर के 3 पीसेस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनको प्लैंक्स में डिवाइड करना है, वो भी सेम लेंथ के। बताओ कैसे करना पड़ेगा, तो कितना पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बन सकते हैं। तो जब भी ऐसा आता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स लीस्ट, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको HCF निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इन तीनों के HCF निकाल लेने हैं। सबसे पहला काम बताओ, तीनों का HCF क्या निकलेगा, 42, 49 और 63। इसका HCF क्या निकलेगा, 7। देख लो आप 7 से तीनों डिविजिबल है, तो 7 इसका HCF निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को ये सारे नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 7 करके ऐसे डिवाइड होने वाले ये सारे प्लैंक्स। ठीक है, सारे टिम्बर 7 7 करके डिवाइड होने वाले हैं। इसका मतलब है 42 7 7 करके डिवाइड होगा। ठीक है, फिर प्लस 49 भी 7 7 करके डिवाइड होगा, फिर प्लस 63 भी 7 7 करके डिवाइड होगा। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स, टोटल का बात करें, टोटल कितने प्लैंक्स होंगे। अब यहाँ पे देखो 7 का 42 6 बार में, ये 7 बार में, और यहाँ पे ये कितने बार में, 9 बार में। आप ऐड करो कितना होगा, 16 22 कितना हो गया, 22 ऑप्शन में है, तो सी नंबर। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। याद रखिएगा HCF निकालना है, LCM नहीं निकालना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे LCM निकाल लेते हैं। क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे HCF और LCM वाले क्वेश्चंस अक्सर देखे गए हैं हर एग्जाम में, मतलब हर साल के प्रीवियस ईयर में भी आप देखोगे, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। यहाँ पे आपको पता करना है कि HCF या LCM ये निकालना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए LCM का बात ही कर रहे थे और LCM का क्वेश्चन भी आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बोला है यहाँ पे 2 नंबर आपको दिए गए हैं, ये एक पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब ये तीनों इंटीजर जो भी आपको दिए हुए हैं, ये इनके आपको क्या निकालने हैं, LCM निकालने हैं। तो LCM निकालने का सबसे आसान तरीका, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं आज आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, घबराना नहीं है। सबसे याद रखो LCM HCF में हम लोग छोटा देखते हैं और LCM में हम लोग बड़ा देखते हैं। मतलब अब यहाँ पे देखो x हाईएस्ट, x कौन सा बड़ा है, यहाँ पे देखो x का पावर 2 है, यहाँ x और यहाँ x है ही नहीं, तो x का पावर 2 डिग्री 2 है, मतलब वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो x का पावर 2 हो गया उसका LCM x का। अगर हम y का बात करते हैं तो देखो y बड़ा क्या है, y का पावर 2,
चलो ये हो गया एलसीएम वाई का। अगर जेड का बात करें तो जेड का पावर 2। अब देखो ये ऑप्शन है ऑप्शन, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी नंबर, तो यही इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है ना कि तीनों है तो यही एलसीएम हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ भी सेम कर देगा लेकिन यहाँ नंबर, तो अब बचा नंबर, तो आपको यहाँ पे नंबर का एलसीएम निकालना है। समझ में आया? तो बताओ, देखो 3 4 जा कितना 12, 12 5 जा 60, तो 60 हो गया इसका एलसीएम। तो देखो ये ऑप्शन आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया और यही ऑप्शन यहाँ पे आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मैंने बताया आप वैसे ही करो। आप 1 मिनट के अंदर आप 20 सेकंड में सॉल्व कर लोगे देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ cos थीटा दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ k tan थीटा। मतलब ये जो आपको दिया हुआ इक्वेशन, आपको इसको k tan थीटा में लिखना है और आपको बताना है कि जो k का वैल्यू आएगा वो कितना होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाया होगा और आप लोगों ने नहीं बनाया है तो एक बात उसको याद रखने का चीज़ है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको देखना है कि tan थीटा के बगल में जो k है उसका वैल्यू क्या है। अगर आप वो पता कर लेते हो, ऑप्शन आपको सामने दिया हुआ है, आप टिक करके आंसर कर लो। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। cos थीटा है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो जब भी आपको ऐसा दिखता है ना आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो देखो क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। या फिर आप ऐसे समझो, एलसीएम में लेने के लिए हम लोग दोनों डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, आपस में इंटू कर देंगे, ठीक है। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा देन इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि एलसीएम ऐसे ही होता है ना, इसको इधर इंटू कर देंगे तो इधर 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस, याद रखिएगा साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर यही साइन में गलती करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ -1 का 1 हो गया और देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस होके साइन थीटा बन गया, है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और गौर करोगे तो क्या दिखेगा, यहाँ माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, साइन थीटा 2 साइन थीटा हो गया, है ना। और यहाँ पे आपको क्या दिखा, कॉस थीटा आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप लोग देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। अब कॉस थीटा अंडर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। और यहाँ 2 साइन थीटा ऑलरेडी है, तो यहाँ से एक कॉस, यहाँ से एक कॉस कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ साइन बाई कॉस टैन थीटा हो गया। देखिए आया, के टैन थीटा के फॉर्म में आया है ये। अब टैन थीटा तो टैन थीटा हो गया, इसका मतलब है के का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया बच्चों के का वैल्यू। तो जो बी नंबर है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बोलिए समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, आपको दूसरा नंबर निकालना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, याद रखिएगा। चलिए, तो हमने फॉर्मूला में क्या देखा था कि हम ए और बी को इंटू करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम इंटू होगा। अब आप इसको वो ना लिख के कितना स्पीड में आप इसको कर सकते हैं। देखो पहले एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है ना, एचसीएफ एलसीएम उसको लिख दो 9 × 4 59 और जो भी एक नंबर दिया है ना उसको डिवाइड कर दो, देन आप सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। देखो आप नॉर्मल ऐसे पुट करो अगर फॉर्मूला याद है, क्योंकि 1 मार्क्स के स्टेप कौन देखने जा रहा है, आपको सॉल्व करके आंसर लाना है। ये चला गया 3 बार में और ये चला गया कितने बार में, 153 बार में, 153 ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब, खत्म। समझ में आया कितना स्पीड से हम लोगों ने कर लिया, देखा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इजीली आप बना सकते हो बिना समय लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, आपको रेशियो निकालना है और ये दोनों आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स के रेशियो निकालना है। तो आपको पता होगा रेशियो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे p है, मान लेते हैं 3,6 है और यहाँ पे क्या है 12,-3 है। अब क्वेश्चन में एक चीज गौर करो, क्या है, पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, बहुत बड़ा है लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब उस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा, मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये P है और ये Q है, इस पॉइंट पे एक्स नहीं क्या ले ले, चलिए S ले लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या है, ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्स का कुछ वैल्यू होगा लेकिन वाई 0 हो गया।
जब भी x एक्सिस डिवाइड करेगा तो y 0 हो जाएगा, ये बात याद रखना है आपको। और रेशियो को हमेशा हम लोग k रेशियो 1 मान लेते हैं, याद रखिएगा k रेशियो 1 हमेशा मान लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे x गिवन नहीं दिया हुआ है लेकिन y है, तो आप x नहीं यूज करोगे क्योंकि यहाँ पे फिर दो वेरिएबल मिसिंग हो जाएंगे और आप फंस जाओगे। यहाँ पे आपको y यूज करना है, तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला y क्या होता है, y का y1 इंटू एन, या फिर आप ऐसे करो my2, इस वाले को m और इस वाले को n बोलते। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोगों के लिए पता है आप लोगों को, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाता है m और ये हो जाता है n, ये x1 y1 हो जाता है और ये x2 y2 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, तो ये फॉर्मूला प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है ना सेक्शन फॉर्मूला। तो अब देखो y का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो y का जगह पे 0 पुट कर दिए। m का जगह पे k है, k 12 से इंटू हो गया तो 12k हो गया, और प्लस यहाँ देखो 1 है ना, अच्छा 12 नहीं, हम लोग को y लिए है ना, तो हम लोग यहाँ पे y यूज करेंगे, k इंटू -3 तो -3k हो गया, और प्लस यहाँ पे n 1 इंटू 6 तो 6 हो गया, डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब k प्लस 1। अब देखो k प्लस 1 इधर गया तो 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी इंटू होता है तो बच्चों 0 आता है, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो ये इधर गया तो 0 हो गया, फिर क्या बचा, सिर्फ 3k प्लस 6 बचा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे -3k होगा, सॉरी चलिए -3k, अब -3k उधर गया तो क्या हो गया, +3k हो गया, और इधर 6 हो गया, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या नहीं, देखो 3 इधर आ गया तो 3 के टेबल में चला गया 2 बार में, तो 2/1, k क्या निकल गया, 2/1 निकल गया। क्या यहाँ पे आंसर है, जी नहीं, हमने रेशियो क्या माना था, हमने रेशियो माना था k रेशियो 1, तो ये तो आया 1/2 रेशियो 1, सॉरी 2/1 आया ना, तो 2/1 रेशियो 1 आया। अब देखो कोई नंबर के नीचे 1 रहे ना रहे बात बराबर है, तो 2 रेशियो 1 आंसर हो गया। ऑप्शन में है क्या, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। तो आप इस तरह से आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हो बच्चों, बोलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, दे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस सीरीज दिस, इनके मैक्सिमम सम निकालना है आपको। तो मैक्सिमम सम के लिए हमको n चाहिए, n तो है ही नहीं, तो an चाहिए, अब an भी नहीं है तो क्या करें, दुविधा है बहुत। लेकिन आप अगर देखोगे ये डिक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम सम कहाँ तक आएगा, 0 तक ही आएगा, 0 के बाद तो फिर वो डिक्रीज करेगा। मतलब जो मैक्सिमम सम जो होना चाहिए, इसका जो an होना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 0 होना चाहिए, हमको इससे ये पता चलता है, ठीक है, क्लियर है। अब a और d तो आप निकाल सकते हो, a कितना है, फर्स्ट टर्म 20, और d कॉमन डिफरेंस कितना है 19, 1/3 में से माइनस कर दो 20, a2 - a1 होता है d। क्या करोगे, सॉल्व कर लो। अगर आप देखो, अगर आप वहीं देखोगे ना, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। देखो ये 20 से 19 है, फ्रैक्शन में कितना कम है, यहाँ 3 है वहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 2 हो जाता है 2 तो 2/3 हो गया, सीधा सा बात है, -2/3 निकल गया, इसका क्या कॉमन डिफरेंस। कैसे समझो, यही तो ट्रिक है, कैलकुलेशन आपको ऐसे ही तो आपको ये करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे 19 और प्लस 1/3 इसको लिख सकते हैं, 19 1/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं पता है तो जान लो। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे समझो, अगर हम ऊपर में अगर 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम 2 ऐड कर दे तो 3 हो गया, तो ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा ना 2 ऐड, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 2/3 अगर हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये दोनों ऐड हो गया तो 3/3 हो गया, कट गया तो 1 आ गया, तो 1 + 19 20 हो गया, और यहाँ पे 20 है, मतलब 2/3 ऐड करने पे 20 आने वाला है, इसका मतलब है जो कॉमन डिफरेंस है वो 2/3 हो गया। समझ में आया, ये जो ट्रिक है वो आपके कैलकुलेशन को कम करता है ना। अब माइनस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा 20 है और उसका आगे माइनस है, तो -2/3 एलसीएम निकल गया, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकल गया। आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हो। खैर अब हम लोग आते हैं n पे, अब n निकालना है ना, an हमको पता चल गया, हमको n निकालना है। चलिए तो n कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है ना an = a + n - 1d, ये होता है ना। अब यहाँ पे an 0 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, n हमको नहीं पता है, और d यहाँ पे हमने -2/3 निकाला। अब देखो ये 20 इधर आ गया तो माइनस हो गया, ये 3 डिवाइड से ऊपर आ गया इंटू हो गया, डिवाइडेड बाई ये 2 माइनस में इधर आ गया, सॉरी ये 2 इंटू में है ना, -2 इंटू में इधर आ गया तो
-2 हो गया डिवाइड में, तो यहाँ सिर्फ बच गया n-1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये चला गया 10 बार में, तो 10 × 3 30 आ गया बच्चों। 30 इज इक्वल टू n-1 हो गया। अब ये n मतलब -1 इधर आ गया तो n31 निकल गया। तो ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हुआ, आपको सम निकालना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सम की तरफ देखोगे, मतलब Sn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। n/2 अंडर ब्रैकेट a + an। हम लोग ये यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को a भी पता है और an भी पता है। और Sn हमने निकाला 31, तो 31 इज इक्वल टू 31/2 अंडर ब्रैकेट a कितना है 20 और an तो 0 हो गया, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है। यहाँ से ये कट गया 10 बार में, तो 10 × 31, तो S31 कितना निकल गया 310। ऑप्शन में है 310 सी नंबर। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। इसके वैल्यूज निकालने, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको दिख रहा पावर ज्यादा है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा है ना, हम इसको लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2, सॉरी यहाँ तो कॉस होगा ना, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2। देखिए लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब 2 यहाँ देखो 2 × 2 = 4, तो बात है तोड़ दिए, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए प्लस में जैसे मन तैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे वैल्यू 1 ही हो जाएगा। सिर्फ बचा ये वाला टर्म है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे देखो सब कॉस में है, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू 1 हो गया। और हम लोग इसको भी क्या करेंगे, कॉस में लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे जो साइन वाला है उसको हम 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स -1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ देखो कॉस कॉस क्या हो गया 2 कॉस हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। बोलो आंसर है 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बच्चों। बोलो बताओ समझ में आया। कितना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आप लोगों को। आगे बढ़ा जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इवैल्यूएट करना है और आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो आप ये क्वेश्चन को तभी कर पाओगे अगर आपको याद हो वैल्यूज, थीटा की वैल्यूज आपको याद हो कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, सेक 45 डिग्री कितना होता है, फिर आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे करना है। 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर है ना, 1 - साइन स्क्वायर 45। पहले बताओ साइन 45 का डिग्री कितना होता है, मतलब साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक स्क्वायर 45। तो फिलहाल सेक के लिए आपको कॉस पता होना चाहिए। कॉस कितना होता है 1/√2, तो सेक क्या होगा रेसिप्रोकल कर दो, मतलब सिर्फ √2 होगा। इसका मतलब है 1 प्लस ये सेक 45 √2 का स्क्वायर हो गया। अब हो गया, आप इसको सॉल्व कर दो। देखो 1 - 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 + 1 3 हो गया, ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं 2 हो गया, 2 × 1 = 2 - 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे 3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला नीचे वाले के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखना ये बात। तो 2 में से 1 गया तो 1 और 3 × 2 = 6, 1/6 ऑप्शन में है, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। देखा कितनी आसानी से, आपको बस वैल्यूज याद हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है इसके निकालने हैं। 2x² - 8x + 6 के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। बताओ अगर आप इसको 10 सेकेंड से ज़्यादा लगाते हो तो प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, कैसे करना है, 2x² - 8x + 6 है, इसको क्या करना है आपको, इसको प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है, मतलब अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। c यहाँ पे 6 है, a यहाँ पे 2 है, कैंसिल कर दो 3 आ गया। कितना आसान है। अब अगर आप उसके जीरोस निकालने चल गए, देन आप उसको प्रोडक्ट करने चल गए, तो प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लम तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम ही एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो 3 है। बात समझ में आया।
तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे प्रोडक्ट का बात किया था, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है 6/2, काट दो 3 आई है, क्योंकि ये होता है सी, ये होता है बी और ये होता है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, मतलब ये मीन दिया हुआ है 8.1, समीशन एफ आई एक्स आई दिया हुआ है 132 + 3 के, है ना, और समीशन एफ आई मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 20। आपको के का वैल्यू निकालना है। बोलो आसान क्वेश्चन है कि नहीं? फॉर्मूला लगाओ, पुट कर दो, फॉर्मूला लगाओ, पुट कर दो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ आई एक्स आई बाई समीशन एफ आई। तो मीन यहाँ पे 8.1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई क्यों लगाया? क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर आ गया तो इनटू में हो गया, उतना स्टेप वाइज आपको नहीं करना है, एमसीक्यू है ये। तो ये इधर आ गया, तो ये क्या है 20 है ना, तो 20 इधर आके इनटू हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या बच गया 132 + 5 के बच गया। अब सॉल्व कर दो, पॉइंट हटा, 10 नीचे आ गया, 10 से 0 कैंसिल हो गया, तो 81 × 2 तो कितना हो गया 162 हो गया, 8 2 16 हो जाता है, और ये इधर आ गया तो माइनस हो गया 132 इज इक्वल टू 5 के हो गया। दोनों को माइनस करो, 30 इज इक्वल टू 5 के हो गया, और 5 के टेबल में 36 बार में, तो k का वैल्यू जो है वो 6 निकल गया है। बी नंबर सही जवाब। यहाँ पे k का स्क्वायर नहीं था तो ताकि प्लस और माइनस आए, और यहाँ पे देखो ये बड़ा भी नहीं था कि प्लस और माइनस आए, मतलब प्लस तो आएगा माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू 6, आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है उससे एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, और जो पॉइंट है वो 5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, 5 मीटर की दूरी पे। देखो अब आप इसको बिना फिगर बनाए सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका दिमाग में पढ़ते के साथ फिगर बन गया, यहाँ पे 5 दूरी है, रेडियस दिया हुआ है, टेंजेंट निकालना है, तो दोनों का स्क्वायर को निकाल के माइनस कर दो, आंसर आ गया। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस कर दो 16 आता है, जो कि किसका स्क्वायर है 4 का। तो इसका सही जवाब क्या हो गया 4। बात समझ में आया? लेकिन बहुत बच्चे जिनको नहीं समझ में आया, हम उनके लिए फिगर बना के करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर पे पॉइंट है, और एक बाहर में पॉइंट है जो सेंटर से 5 मीटर की दूरी पे है, सॉरी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और जो रेडियस है ना इसका कितना है, ये 0 मान लेते हैं, ये p मान लेते हैं, और ये a मान लेते हैं। जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला है कि ये जो टेंजेंट होगी ना, ये जो टेंजेंट है उसका लेंथ कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है हमेशा, थ्योरम है। इसका मतलब है आप ये 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, तो आप अगर PO का स्क्वायर करते हो और अगर आप उसमें OA का स्क्वायर को माइनस कर देते हो, तो PA का स्क्वायर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, पाइथागोरस हम यही बोलता है, मतलब ये उस तरफ रहता है तो हमने इस तरफ ला दिया। अब यहाँ पे PO कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और OA 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जो कि PA का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करो, कितना आ गया 16 इज इक्वल टू PA का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आ गया तो ये 4 हो गया PA, तो PA कितना निकल गया 4 निकल गया। अब यहाँ पे बोलोगे कि अब स्क्वायर आया है तो प्लस माइनस आना चाहिए। एक बात बताओ, लेंथ कभी माइनस में होता है? हाँ, लेंथ माइनस में होता है? नहीं होता है ना। चलिए, तो सीधा सा बात है, PA 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, वो 7/20 है एरिया ऑफ सोर्स, मतलब एरिया ऑफ सर्कल के। देन सेक्टर का जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है, ये तीनों में से कितना होगा। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, πr² θ/ 360 डिग्री। ये क्या बोला है, ये 7/20 है। किसका है, एरिया ऑफ द सर्कल का, मतलब एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है ना जी। अब यहां से देखो πr² कैंसिल हो गया, क्या बचा θ/ 360 डिग्री इज इक्वल टू 7/20 डिग्री। थीटा निकालना है तो 360 को उधर भेज दो, तो 7/20 इंटू 360 डिग्री, 0 से 0 चला गया, 2 के टेबल में ये 18 बार में चला गया। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 7 इंटू 18 का टेबल आता है बच्चों, कितना होता है 7 इंटू 18 तो 126। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया 126। बोलो समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड ए डी आर टू कॉमन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल which touch each other at a point C. If D lies on AB such that AD is equal to 4 cm, then the value of AB is. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेन इसमें खेल फिगर का है। फिगर अगर आप लोग सही बना लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हो। क्या बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, मतलब दो सर्कल है और दोनों सर्कल का एक कॉमन है। जैसे कि ये एक सर्कल है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट, और यहाँ भी एक सर्कल है। चलो इस तरह से, ठीक है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, अब सही लग रहा है। ठीक है, आप लोग आराम से यूज़ करना, अच्छा है। आप लोगों को दिया गया है कंपास, आप उससे बनाओ। मेरे पास तो कुछ नहीं है तो हम क्या ही करें। अब यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ पे दो टेंजेंट। अब ये जो है ना एक कॉमन टेंजेंट है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब ये कॉमन टेंजेंट कौन कौन सा है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट। ए बी ये पहला कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, और एक और कॉमन टेंजेंट तो बीच से ही बनेगा, और तो कोई उपाय नहीं है बनाने का, तो सी डी। चलिए, ये दो कॉमन टेंजेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो D है वो AB पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है ये D नहीं होना चाहिए, ये D होना चाहिए और ये C होना चाहिए, ठीक है। CD 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बोला है कि AB क्या होगा। देखिए फिगर बना लिया, आसान क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, एक्सटीरियर पॉइंट है ना, तो ये दो टेंजेंट ड्रॉ, तो ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये 4 तो ये भी एक्सटर्नल टेंजेंट, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। देखा, बस आपको फिगर बनाना था, फिगर बन गया, आपने आंसर सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर, फिगर दिया गया है, ये दो लाइन पैरेलल है, आपको देखते जाओ। AD 2x है, ये AD ये वाला पार्ट 2x है, ठीक है। DC x + 3 है, ये x + 3 है, ठीक है। BE 2x - 1 है, BE ये वाला 2x - 1 है, और CE x है, CE x है। देन वैल्यू ऑफ x, जब दोनों पैरेलल है थेल्स थ्योरम लगा के सॉल्व कर लो। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या हो गया, थेल्स थ्योरम लगाओगे तो CD / AD = CE / BE हो जाएगा। बताओ x का वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते हो आप लोग। देखो CD कितना है, CD हम ऊपर से लेते हैं, CD कितना है x + 3, AD कितना है 2x = CE कितना है x, और ये है 2x - 1। सॉल्व करो, ये इस तरफ चला गया तो 2x × x² हो गया, ये इधर आ गया तो x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2x - 1। देखो x को 2x के साथ इंटू करोगे तो 2x² -x 1 जा x + 3 2 जा 6x -3 1 जा 3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, = 2x²। अब देखो ये 2x², ये 2x² कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये उधर जाके माइनस ही हो जाता। 6x में से एक x चला गया तो 5x बचा, 3 को हमने भेज दिया उस तरफ, तो x क्या निकल गया 3/5, x निकल गया 3/5, सी नंबर ऑप्शन। क्योंकि 5 इंटू में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो 3/5 है वो सही जवाब हो गया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इनके आपके रियल रूट्स निकालने हैं। कैसे निकलेगा रियल रूट्स बच्चों, तो रियल रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D = B² - 4AC, ये होता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग को पता करते हैं ना कि D मतलब रियल रूट्स आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। रियल रूट्स लिख दे या नो रियल रूट्स, इक्वल रूट, डिस्टिंक्ट रूट, वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको बोला है, रूट्स ही पूछा है, तो हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके अच्छा यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 3x² - 5x - 2 = 0 कर दीजिए, इसको फैक्टराइज और ला दीजिए। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 है, ये दोनों यूज़ करते हैं, तो 3 और 2 देखो दोनों को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, और दोनों को अगर आप क्या करोगे इंटू करोगे तो 6 आ गया, ठीक है। क्या हम इसको यहाँ पे सजा के ट्राई करें कि आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर हम ये दोनों को माइनस में रखते हैं
तो माइनस माइनस भले प्लस हो गया, यहाँ पे -5 आ गया, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होना चाहिए। तो ये बात हम लोग को देखना होता है। तो हम लोग ये ना लेके हम लोग क्या लेंगे, 6 और 1 लेंगे, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 3x² - 6x + x - 2, इस तरह से हम लोग को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3x कॉमन ले लिया हमने तो x - 2 आया, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो x - 2 आया। तो इसका मतलब है अगर यहाँ दोनों में से x - 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3x - 1 बच गया बच्चों, +1 बच गया, = 0। मतलब अगर आप इससे x का वैल्यू निकालोगे तो 2 निकल जाएगा, और अगर आप इससे x का वैल्यू निकालोगे तो -1/3 निकल जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है तो ए नंबर ऑप्शन, यही है ना जी। 2 निकला और एक -1/3 निकला। चलिए बढ़िया, समझ में आप सभी को। ये क्वेश्चन भी 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। असर्शन रीजन की ये क्वेश्चन है, फाइनली असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करिए। तो ये कैसे सॉल्व करिएगा आप लोग, क्या बोला कि आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। पहला बात है कि ये दोनों को 3 इक्वल पार्ट्स में ज्वाइन किया गया है और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सॉल्व करने जाओगे मत करो, असर्शन रीजन याद रखिएगा, सॉल्व कम बुद्धि ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो रीजन पढ़ लेते हैं। द पॉइंट्स विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:3, 3:1 आर कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन। भाई साहब गलत हो गया, रीजन गलत हो गया। क्यों? अगर आप एक लाइन को, ठीक है, यहाँ पे इसको आप ट्रांसेक्शन कर रहे हो तो सीधा सी बात है 2 पॉइंट्स आएंगे। मतलब यहाँ पे हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, हो गया ना ट्रांसेक्शन। तो रेशियो अगर 1 पार्ट अगर लेते हो, ये 1 लेते हो, तो ये बचा कितना, 2 बचा ना। तो 1:2 या तो 2:1 है ना, 1:2 या फिर 2:1, ये दोनों में से आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1:3 है, तो इसका मतलब है रीजन गलत हो गया। तो अब ऑप्शन में देखो रीजन गलत है, इसका मतलब है सी नंबर ऑप्शन हो गया, मतलब असर्शन सही होगा। मजा है ना, रीजन गलत हो गया मतलब असर्शन सही होगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ रीजन सही है, यहाँ रीजन सही है, ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन का बात कर रहा है, मतलब रीजन यहाँ पे सही है, यहाँ भी रीजन सही है। गलत एक ही ऑप्शन में है ना, तो बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए बिना सॉल्व किए, शायद सॉल्व करने का जरूरत पड़े या फिर ना पड़े, देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इक्वल टू होगा, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यहाँ पे इक्वल टू होगा, ठीक है, इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। चलिए क्या बोला, इफ द वायर, अच्छा पहले रीजन देख लो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लेंथ ऑफ द वायर, ये सही बात है, रीजन सही है, तो रीजन तीनों में सही है। फंस गए, अब हमको असर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, इफ अ वायर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज बेंड, एक वायर है जो 22 सेंटीमीटर का है, अगर हम उसको बेंड करके सर्कल बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए, हम इसको वायर को बेंड करके सर्कल बना दिए, तो उसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऐसा बोला जा रहा है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ऐसा बोला जा रहा है। तो देखो लेंथ ऑफ द वायर 22 सेंटीमीटर है, बेंड करोगे मतलब ये सर्कमफेरेंस हो गया, याद रखना सर्कमफेरेंस मतलब ही लेंथ होता है, मतलब ये वाला सही बात है ना जी। तो इसका मतलब है कि जो 2πr है उसका वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 22 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 × या फिर आप देखो सबसे मस्त तरीका मैं समझाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 2 × इसको लिख सकते हैं 22/7 × r = 22। देखो 22 से 22 चला गया तो r कितना निकल गया, 7/2 निकल गया, r निकल गया 7/2। अब एरिया निकालना है तो πr² होता है ना एरिया, तो 22/7 × 7/2 × 7/2 हो गया। अब देखो ये 7 7 2 के टेबल में 11, तो 77/2 आ रहा है। देखो 40 तो दूर की बात है जी, मतलब असर्शन गलत हो गया है, रीजन सही हो गया, मतलब डी नंबर, असर्शन गलत हो गया और रीजन सही हो गया है, तो डी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो गया है। तो फाइनली ये जो टोटल 20 क्वेश्चंस थे सेक्शन ए के, वो हमने खत्म कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। तो सेक्शन बी 21 नंबर से स्टार्ट होता है, देखिए पढ़िए क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर पी बी इज पैरेलल टू सी एफ, मतलब ये जो पी बी है और ये जो सी एफ है ये आपस में पैरेलल है, और ये जो डी पी है और ये जो ई एफ है ये आपस में पैरेलल है। तो बोला है आपको ए डी बाई डी ई के वैल्यू निकालना है।
सबसे पहला काम, ये आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आपको राइट हैंड साइड में फिगर बनाना है, मस्त एकदम सुंदर सा स्केल पेंसिल यूज़ करके बनाइएगा। फिर यहाँ पे आपको गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पीबी है वो पैरेलल है सीएफ के एंड जो डीपी है वो पैरेलल है ईएफ के, लिख दिया आपने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टू फाइंड, क्या करना है, टू फाइंड। तो टू फाइंड में क्या हो गया, एडी बाई डी, है ना, ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगाना जरूरी है क्या, बताइए। थेल्स थ्योरम लगाया जाए, नहीं, थेल्स थ्योरम ना लगा के हम लोग ये लगाते, सिमिलैरिटीज लगाते हैं, तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थेल्स थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटीज लगाएंगे। तो देखो सिमिलैरिटीज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ए पी बी दिखा एंड ट्रायंगल ए एफ सी, दोनों में देखो। अब यहाँ पे दोनों में क्या है, एंगल ए, एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। और एक एंगल चाहिए ना, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ये भी बराबर हो गया। क्यों हो गया जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सीधा सा बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ए सिमिलैरिटी से क्या हो गया, जो ट्रायंगल ए पी बी है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए के बराबर कौन है, देखिए यहाँ पे सजाना होगा हम लोग को, ए के बराबर है ए, पी के बराबर है एफ, तो ए एफ सी हो गया। उस हिसाब से देखो तो हम लोग को ये साइड और ये साइड का रेशियो लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को बस वही काम है। तो ए बी, इसका जो ए बी हो गया, देखो ए बी, इसका जो ए बी हो गया और इसका जो ए सी हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, बताइए। वो हो गया इसका जो ए पी हो गया और इसका जो ए एफ हो गया, है ना जी, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ए बी बाई ए सी, ए बी कितना है, 2 है, ए बी 2 है, ठीक है। और ए सी कितना है, ए सी है यहाँ पे 8 है, तो 2/8 इज इक्वल टू ए पी बाई ए एफ हो गया ना, ये कट गया, 1/4 हो गया। इसका मतलब है 2 और 8, ये 2 है, ये 8, ठीक है। इसका मतलब है जो ए पी बाई ए एफ, ये कितना हो गया, ए पी बाई ए एफ 1/4 हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब हम लोग आते हैं इस तरफ के दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी पी, इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल, देखो तो कौन सा ट्रायंगल, ए ई एफ, ए ई एफ। तो देखो दोनों में एंगल ए वापस से आ गया, तो एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया, और इसका जो एंगल, कौन सा एंगल, देखो तो ए डी पी, मतलब ये वाला एंगल, और इसका ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गया, ए डी पी और ए ई एफ, ए डी पी और एंगल ए ई एफ क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उस हिसाब से जो ट्रायंगल ए डी पी है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए ई एफ के। कौन सा, ए सिमिलैरिटी, यहां तो लिख ही नहीं रहे हम, ए सिमिलैरिटी, ठीक है। तो यहां भी लिख देते हैं हम लोग बच्चों, ए सिमिलैरिटी से यहां पे हो गया, ठीक है, ए। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे ए पी बाई ए एफ तो आपको रखना ही रखना है, और जो क्वेश्चन में दिया है वो आपको रखना है। इसका मतलब है कि इसका जो ए पी और इसका जो ए एफ हो जाएगा वो हो गया इसका जो ए डी और उसका जो ए ई हो गया उसके बराबर हो गया। अब ए पी बाई ए एफ 1/4 निकाला है ना हम लोगों ने बच्चों, तो इसका मतलब है यहाँ पे ई डी है ना, ए डी, अच्छा यहाँ पे ई कहाँ से आ गया, एक मिनट, डी ई, वो अच्छा आपको ए डी बाई डी ई निकालना, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो ये इसके बराबर हो गया ए डी बाई ए ई के। अब यहाँ देखो ये 1/4 निकल गया है और ये ए डी बाई ए ई आ गया है, ए डी बाई ए ई। अब यहाँ पे समझो ये कहाँ से पुट किया हम लोगों ने, तो फ्रॉम 1, है ना, ये फ्रॉम 1 से पुट किया। अब ए डी निकल गया है, ये निकल गया है 1 और ए ई निकल गया है पूरा 4। अब ये 1 है, ये 4 है, तो ये पार्ट कितना हो गया, 3 हो गया ना।
ये पार्ट कितना हो गया 3 हो गया, तो 1/3 क्या हो गया इसका सही जवाब हो गया। मैंने कहा ना आप इसको थेल्स थ्योरम से भी बना सकते हो, आप इसको कॉन्ग्रुएंसी के से भी बना सकते हो, ठीक है। चॉइस इज योर्स बच्चों। चलिए इतना हो गया। तो अब पूछा क्या है हम लोग को क्वेश्चन में कि AD बाई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे AE को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE लिख सकते हैं, AD प्लस DE लिख सकते हैं, जो कि ये 1/4 है। अब यहाँ पे देखो AD यहाँ पे हमने 1 निकाला ना, तो AD का जगह पे 1 आ गया, और यहाँ भी 1 प्लस DE इज इक्वल टू 1/4 हो गया। DE ये इधर आ गया, ये इधर चल गया, तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस DE हो गया। ये 1 इधर आ गया, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, या आप ऐसे करो, ये आप ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर AD बाई DE वो कितना निकल गया 1/3। तो ये आपका सही जवाब आ गया बच्चों। बोलो समझ में आया? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। tan थीटा अगर आपको 1/√3 दिया हुआ है तो आपको इवैल्यूएट करना है कि आपको इसके वैल्यूज क्या होंगे। देखो ये सब 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। tan थीटा 1/√3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो ये ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला नहीं, हम लोग और इसको आसानी से करते हैं। हम लोग इसमें P, B और H परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस वाला फंडा ना यूज करके हम लोग यहाँ पे थीटा वाला फंडा यूज करते हैं। तो क्या वो आसान पड़ेगा? तो जी हाँ, वही आसान पड़ेगा। देखो कैसे, tan थीटा और ये 1/√3 हमको पता है किसका वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ tan से tan चला गया, तो थीटा 30 डिग्री निकल गया। अब वहाँ पे उस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। नाउ यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो थीटा हमने 30 निकाल लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 30 हो गया, और यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पता है, आप पुट कर दो। वैल्यूज नहीं पता है तो आप जाओ PD के तरफ, सॉरी PB के तरफ जाओ, परपेंडिकुलर बाई बेस से निकाल लो, फिर हाइपोटेनियस फिर निकाल लो, फिर वो मतलब पाइथागोरस लगा लो, निकल जाएगा। अब देखो कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री तो साइन 30 कितना होता है 1/2, रेसिप्रोकल कर दो 2 आ जाएगा, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस सेक 30 डिग्री तो कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है, रेसिप्रोकल कर दो 2/√3 हो गया, इसका स्क्वायर। देखो समझ में आया? देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिवाइडेड बाई, तो यहाँ भी नीचे 2 का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस हो गया 2/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। ले लो एलसीएम, कितना हो गया, इसका एलसीएम लोगे 3 हो गया, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 डिवाइडेड, इसका भी एलसीएम 3 हो गया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 हो गया। अब देखो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 4, 12 में से 4 गया 8 बचा, और यहाँ पे 12 में से प्लस हो गया 4 तो 16 बचा, तो ये कट गया तो 1/2, तो 1/2 क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया? तो इवैल्यूएट कर दिया ना हम लोगों ने, वैल्यू निकाल लिया ना हम लोगों ने, एक बार देख लो क्या कैलकुलेशन सही हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बैग कंटेन 20 बॉल्स आउट ऑफ विच X बॉल्स आर वाइट। इसका मतलब है बच्चों कि एक बैग है, ठीक है, ये मान लेते एक बैग है, इसमें 20 बॉल्स है, ठीक है, और 20 बॉल्स में जो X है वो क्या है, वाइट बॉल है, ठीक है, X क्या है, वाइट बॉल है। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर हम उसमें से एक बॉल निकाल लेते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी आता है वाइट बॉल का वो y हो जाता है। इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल का वो आपको y हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जितने भी है, टोटल मतलब टोटल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स 20 है
और हमने एक एक्स बॉल निकाल रहा है, मतलब वाइट बॉल को निकाला है, तो टोटल एक्स वाइट बॉल है और इसी का नाम प्रोबेबिलिटी वाई है। चलिए ये पहला इक्वेशन हम लोग को मिला। बोलो समझ में आप सभी को? प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं? टोटल जितने हमारे इवेंट्स आ रहे, आउटकम्स आ रहे हैं उसको नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में, और जितना पूछ रहा है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो x/20 इज इक्वल टू वाई हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट में क्या बोला है कि नाउ प्लेस दिस बॉल। अब ये बॉल जो था हमने जो निकाला था उसको वापस से रख दिया बैग में, मतलब इस बैग में वापस से 20 बॉल हो गए। अब इसमें क्या किया, 10 और हमने व्हाइट बॉल डाल दिया, मतलब टोटल 20 था, हमने 10 मोर व्हाइट्स बॉल अगर हमने डाला है तो टोटल बॉल 30 हो गया। कितना हो गया? टोटल बॉल 30 हो गया। अब हमने फिर से व्हाइट बॉल निकाला है, तो व्हाइट बॉल पहले कितना था? x था। अब 10 हमने वापस से डाला है व्हाइट बॉल, तो टोटल कितने हो गए? x + 10 व्हाइट बॉल्स हो गए। समझ में आया बच्चों आप सभी को? चलिए अब यहां पे बात करते हैं क्या कि अब बोला है कि अब जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, वो कितना बता रहा है आपको? वो 2y है। क्या है? 2y है। इसका मतलब है अब जो टोटल बॉल हो गए 30 थे और व्हाइट बॉल का मतलब x + 10 हो गया ना, व्हाइट बॉल इतने थे, अब इसके वैल्यू आपको 2y यहाँ पे दिए हुए हैं। सॉल्व कर दो इसको, y का जगह पे ये पुट कर दो, बोला है x निकालने हैं, यहाँ पे आपको x निकल जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x है, x को x से रहने दो, +10 को 10 रहने दो, यहाँ 30 को 30 रहने दो, इज इक्वल टू 2y है ना, यहाँ पे y का वैल्यू x/20 है, तो यहाँ पे y का जगह पे x/20 पुट कर दो। देखो समझ में आया आप सभी को बच्चों? ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 के टेबल में 10 बार में चला गया और ये 0 से 0 ये चला गया, तो x + 10 हो गया और 3 चला गया ऊपर, 3x हो गया। ठीक है ना, x × 3 3x हो गया। अब ये x उधर चला गया, तो 10 इज इक्वल टू 3x में से 1x माइनस हो गया, तो 2x हो गया और यहाँ पे 10 बच गया, तो देयरफॉर x कितना निकल गया? x निकल गया 5 बच्चों। तो टोटल जो बॉल्स थे वाइट बॉल्स कितने थे? फाइंड x, हमने 5 निकाल लिया है। बोलो समझ में आया? देखा कैसा क्वेश्चन था? प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ABC starts at the same time in the same direction to run around a circular stadium। ABC एक सर्कुलर स्टेडियम में क्या कर रहा है? सेम डायरेक्शन में दौड़ लगा रहा है। A जो है वो 252 सेकंड में कंप्लीट करता है, B 308 सेकंड में और C 198 सेकंड में। ऑल स्टार्टिंग पॉइंट आर द सेम पॉइंट, जितना भी स्टार्टिंग पॉइंट सब सेम पॉइंट है। व्हाट विल बी द आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्ट्रेट पॉइंट? वो वापस से दौड़ लगा के कितने देर में मिलेंगे? समझ में आया? वो कितना टाइम लगाएंगे वापस से मिलने के लिए? तो देखिए जब भी ऐसा टाइम वाला क्वेश्चन आता है हम लोग हमेशा LCM यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। क्या यूज़ करेंगे? LCM, दिमाग में गांठ बांध लो, है ना। इसका मतलब है हम लोग LCM निकालेंगे किसका? 252 का, 308 का और 198 का। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। चलो कैसे निकालते हैं? वही सेम तरीका जो बचपन में हम लोगों ने सीखा था। LCM ले लो। 2 के टेबल में देखो जा रहा है ना, ये कितने बार में? 1, फिर ये 2, ये 6 बार में, 2 के टेबल में 154 बार में, और ये 2 के टेबल में कितने बार में? 99 बार में। फिर ये 2 के टेबल में जा रहा है कितने बार में? ये 63 बार में। ये कितने बार में जाएगा बताइए? 2 के टेबल में ना 77 बार में, और ये नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे रह गया। अब ये 3 के टेबल में गया कितने बार में? ये 21 बार में, ये नहीं जाएगा, और ये 33 बार में। फिर ये 3 के टेबल में गया, ये 7 बार में, ये 11 बार में, और ये भी नहीं, ये कहाँ जाएगा? ये नहीं जाएगा। ठीक है, और ये 11 बार में। फिर 7 के टेबल में गया, ये 1 बार में, ये 11 बार में, और ये 11 का 11 हो गया। और फिर 11 के टेबल में गया, ये 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में। तो आप अगर इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हो तो LCM निकल जाएगा। तो क्या हो गया LCM? 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 11। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 × 7 कितना होता है? 36 × 7 42 का 2,
252 कितना निकल गया, 252 निकल गया और इंटू 11 हो गया। ठीक है, अब 11 के साथ इंटू करना है तो 2 7 7 2, तो इतना आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये दरअसल सेकंड में निकला है, इतना सेकंड में निकल गया। अब हम लोग को फाइनली क्या करना है, इसको मिनट में निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा सेकंड तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हो गया मिनट में। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा, देखो तो ध्यान से। 2 के टेबल में ये चला गया 30 बार में, 2 के टेबल में ये 1 बार में, फिर यहाँ पे 7 6 आता है 3 बार में, 17 16 8 बार में, और ये 6 बार में 12। ठीक है, चलिए 2 के टेबल में 15 बार में, और ये 2 के टेबल में कितने बार में, 6 बार में, 9 बार में, और ये कितने बार में, 3 बार में ना बच्चों। हाँ, अब ये 5 के टेबल में चला गया कितने बार में, सॉरी 5 नहीं, 3 के टेबल में 5 बार में, और ये 3 के टेबल में कितने बार में, 2 बार में, 3 बार में और 1 बार में, 231। तो 231/5 आया है बच्चों। डिवाइड कर दो, समझ में आया। तो कितना हो गया देखो तो, 4 बार में गया 20, 4 आ गया, फिर बचा 3 1 36 आता है, सॉरी 30 आता है 6 बार में। ठीक है, तो 46 पॉइंट कितना हो गया 2, इतना मिनट आ गया बच्चों, 46.2 मिनट। आप इसको यहाँ भी छोड़ दोगे तो आंसर आ गया। अगर आप इसको मिनट सेकंड में लिखना चाहोगे तो भी आप लिख सकते हो। जैसे 42 मिनट है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से लिखना। ठीक है, यहाँ पे सीख लो, सब बचपन में आप लोग पता नहीं सीखे थे कि नहीं, 42 मिनट प्लस 0.2 मिनट। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो 46 मिनट है और प्लस 0.2 को सेकंड में करना है, तो 0.2 को अगर हम सेकंड में करें तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इंटू करना पड़ेगा ना 60 से। तो यहाँ देखो ये पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया, 0 0 कट गया, तो कितना हो गया 12 हो गया। इसका मतलब है 46 मिनट 12 सेकंड इसका सही जवाब है बच्चों। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए तो ये है ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है। अब बोला सी इज हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे सी हाइपोटेनियस, छोटा सी है ये। ठीक है, ये छोटा सी है, स्मॉल सी। देन प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय, मतलब अब इसका अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा, जो इन तीनों साइड्स को टच कर रहा होगा, इसका मतलब है ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। ठीक है ना, वो कितना होगा, रेडियस ए प्लस बी को ऐड करके सी से माइनस कर देना होगा। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। अब बताओ हम लोग यहाँ पे किस पे ध्यान देना है, हम लोग को रेडियस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये रेडियस टैंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90, तो ये भी 90 हो गया, मतलब ये सब स्क्वायर हो गया बच्चों। क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आर होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, और ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। देखिए सब आर आर हो गया स्क्वायर में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेडियस के साथ खेलना है। कैसे खेलेंगे, एक बार हल्का सा दिमाग लगाओ। आप हल्का सा दिमाग लगाओगे, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। देखो तो जितना हम लोगों ने किया और हमने आपको जितना बताया है वो सब पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने ओ मान लिया, सेंटर है ओ हो गया, तो इसका मतलब है जो, और यहाँ पे ना हम सबके नाम दे देते हैं। ठीक है, ये बी तो बाद में है, जैसे ए बी सी, ये डी ई एफ। चलिए ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया, और यहाँ पे ये ए बी सी को फिलहाल अभी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है कि डी ई एफ हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखो जो ओ ई है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी पे, और जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे, और जो ओ एफ है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, ए सी पे हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, टैंजेंट पे। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से, तो देयरफॉर उस हिसाब से जो ओ ई बी डी इज अ स्क्वायर, ये क्या बन गया बच्चों,
स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब है जो BE है, जो BD है, जो OE है और जो OD है, ये सभी आपस में इक्वल हो गया। और जो कि हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, उसको R मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, AB कितना है समझो। तो नाउ AB को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। तो AB को हम AD प्लस BD लिख सकते हैं, AD प्लस BD। अब AB क्या है, AB को हम लोग मान लेते हैं ना, इसको हमने क्या माना था A, इसको हमने क्या माना B और इसको हमने क्या माना C, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो AB कितना हो गया, B हो गया B। अगर हम इस BD को इस तरफ लाते हैं, मतलब ये R हो गया, तो B माइनस R, ये AD निकल गया। बताओ AD क्या निकल गया, B माइनस R। इसका मतलब है ये पूरा B है और ये R है, ठीक है, ये B है और ये कितना है R है। तो ये कितना हो गया, ये B माइनस R निकल गया। बस इतना सा पार्ट B माइनस R निकल गया। अब A देखो, A एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये B माइनस R हो गया, तो ये भी B माइनस R हो गया। वैसे ये B कितना है, R है और ये पूरा A है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, A माइनस R हो गया। तो ये A माइनस R, तो ये भी A माइनस R। समझ में आया बच्चों आप लोगों को कैसे हुआ। एक्सटीरियर पॉइंट से जो टैंजेंट होते सर्कल पे वो हमेशा इक्वल होते, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उस हिसाब से देखो कि AD ना, जो AD है वो बराबर हो जाएगा AF के, और ये दोनों कितना निकल गया, ये दोनों निकल गया B माइनस R निकल गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये सब रहने देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरह से सिमिलरली जो CE होगा वो बराबर हो जाएगा CF के, और ये दोनों A माइनस R हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखो समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों के वैल्यूज पता चल गए और पूरे वैल्यू C दिया हुआ, इसका मतलब हम AC को लिख सकते हैं। नाउ हम AC को लिख सकते हैं, हम AC को क्या लिख सकते हैं, देखो तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FB लिख सकते हैं, AF प्लस FB लिख सकते हैं। अब देखो AF हमने क्या निकाला है, B माइनस R और FC है A माइनस R, मतलब यहां हो गया B माइनस R और प्लस A माइनस R, और ये ACC है। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे C हो गया और ये A है और यहां पे B है, तो A प्लस B साथ में लिख दिए, R माइनस 2R हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया। अब ये माइनस 2R इधर आ गया तो प्लस में 2R हो गया, और इधर A प्लस B बचा, ये C उधर गया तो माइनस C हो गया। अब ये R देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो R इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, तो R का वैल्यू क्या निकल गया, A प्लस B माइनस C बाई 2। क्या यही प्रूफ करने बोला था, देखो तो क्या यही प्रूफ करने बोला था ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया आसानी से, हर एक चीज़ को समझ के। बोलो समझ में आप सभी को। तो सेक्शन बी भी अब हम लोग का खत्म हो चुका है। तो हम लोगों ने आज सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों खत्म कर लिया है इस पूरे सैंपल पेपर के सेट में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी, डी और ई को ख़त्म करेंगे। तो फिर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और डिस्क्रिप्शन में पिछले सैम्पल पेपर और जो मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है हर चैप्टर का, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और आपको जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वो वीडियो को भी देखो और उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तैयारी स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।